आज का हमारा विश्लेषण है घरेलू खर्च को बढ़ावा इस विषय पर। द हिंदू संपादकीय विश्लेषण में सभी का स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे भारत के 4 ग्रोथ इंजन्स को, फिर देखेंगे कि कौन से इंजन धीमे पड़ रहे हैं। इसके बाद बात होगी कि क्या खपत ही हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर जानेंगे कि घरेलू खर्च को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और आखिर में अर्थव्यवस्था की मौजूदा दुविधा क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जिस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था और भी तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही है। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, भारत के 4 ग्रोथ इंजन। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले वो मूल घटक कौन से हैं। देखिए, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है ना, वो असल में 4 मेन कंपोनेंट्स का जोड़ होता है। इन्हें हम अक्सर 4 इंजन भी कहते हैं, जो मिलकर इकोनॉमी की गाड़ी को आगे खींचते हैं। तो ये 4 इंजन हैं कौन से? पहला, घरेलू खपत यानी हाउस होल्ड कंजप्शन, मतलब हम सब जो चीज़ों और सेवाओं पर खर्च करते हैं। दूसरा है निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स में लगाती हैं। तीसरा इंजन है सरकारी खर्च या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे सड़क पुल बनाना। और चौथा है शुद्ध निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब देश के कुल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर। तो ये तो हो गए अर्थव्यवस्था के 4 इंजन। पर सवाल ये है कि ये इंजन चल कैसे रहे हैं? कौन से इंजन हैं जो हमारी रफ्तार को कम कर रहे हैं? और यही है हमारा दूसरा सेक्शन, धीमे पड़ते इंजन। चलिए एक एक करके देखते हैं। सरकारी खर्च की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। खासकर कोविड के बाद तो इसमें 30 से 35% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन अब वो रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ रही है, क्योंकि सरकार को विकास और डिफेंस जैसे दूसरे जरूरी कामों के लिए भी पैसा चाहिए। अब आते हैं दूसरे इंजन पर, निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। असल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये आंकड़ा है। क्या आप जानते हैं कि मार्च 2011 के बाद से हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का इस्तेमाल कभी भी 80% के पार गया ही नहीं है। मतलब कंपनियां अपनी मौजूदा फैक्ट्रीज का ही पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही, तो वो नई फैक्ट्रीज में और पैसा क्यों लगाएंगी? तो सरकारी खर्च धीमा पड़ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उम्मीद के मुताबिक नहीं है। अब तीसरे इंजन यानी नेट एक्सपोर्ट्स का क्या हाल है? वो भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा। दुनिया भर में जो ट्रेड को लेकर अनिश्चितता है और अमेरिकी टैरिफ्स की वजह से विदेशों से हमारी चीज़ों की मांग कम हो रही है। तो जब 4 में से 3 इंजन ठीक से काम ना कर रहे हों, तो जाहिर है कि सारा का सारा ध्यान चौथे इंजन पर चला जाता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, खपत, आखिरी उम्मीद। मतलब घरेलू खर्च ही अब ग्रोथ के लिए सबसे अहम क्यों हो गया है? बात बिल्कुल साफ है। जब सरकारी खर्च, निजी निवेश और निर्यात, ये तीनों इंजन सुस्त पड़ गए हैं, तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सारा भारी भरकम काम अब हमारे चौथे और सबसे बड़े इंजन यानी घरेलू खपत के कंधों पर आ गया है। ठीक है, तो अगर ग्रोथ अब पूरी तरह से घरेलू खपत पर टिकी है, तो अगला सवाल ये है कि इस इंजन को तेज कैसे किया जाए। और यही है हमारा चौथा सेक्शन, घरेलू खर्च को फिर से शुरू करना। इसके लिए 2 मुख्य रास्ते हैं। देखिए, लोगों को ज्यादा खर्च करने के लिए मोटिवेट करने के 2 सीधे साधे तरीके हैं। या तो आप चीजों की कीमतें कम कर दीजिए ताकि वो ज्यादा खरीद सकें, या फिर उनकी आमदनी बढ़ा दीजिए ताकि उनके पास खर्च करने को ज्यादा पैसा हो। सरकार ने कीमतें कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था, जीएसटी रेट्स में सुधार करके, और इसका असर साफ साफ दिखता भी है। एक स्टडी के मुताबिक इन सुधारों के बाद ग्रामीण इलाकों में महीने के कुल खर्च का 75% से भी ज्यादा हिस्सा अब 0 या 5% जीएसटी के दायरे में आ गया है। सुधारों से पहले ये आंकड़ा सिर्फ 56% था। इसी तरह शहरों में भी ये 50% से बढ़कर लगभग 66% हो गया है। मतलब लोगों की जेब में अब थोड़ा ज्यादा पैसा बच रहा है। अब बात करते हैं आमदनी बढ़ाने की। सरकार ने इनकम टैक्स में कटौती की, जो एक अच्छा कदम था, पर इसमें एक पेंच है। अक्सर जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो वो उसे खर्च करने के बजाय बचाना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा तरीका है सैलरी बढ़ाना, लेकिन भारत में लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है और स्किल की कमी भी है, तो इस वजह से ज्यादातर सेक्टर्स में सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कमी है। तो एक तरफ कीमतें कम करने की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ आमदनी बढ़ाने के रास्ते उतने आसान नहीं हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अर्थव्यवस्था की दुविधा,
जो ये बताता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने असल चुनौती क्या है। हमारी इकोनॉमी की मौजूदा हालत को ये लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। खपत ही विकास का एकमात्र ऐसा चालक है जो वैश्विक कारकों से काफ़ी हद तक अप्रभावित है, लेकिन इसमें जड़ता भी बहुत है। इसका सीधा मतलब है कि खपत यानी कंजम्पशन हमारा सबसे भरोसेमंद इंजन है, पर इसे स्टार्ट करने के लिए एक जोरदार धक्के की ज़रूरत होती है। तो अंत में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। भारत इस जड़ता को, इस ठहराव को कैसे तोड़ सकता है? वो कौन सी पॉलिसी होगी जो लोगों में खर्च करने का आत्मविश्वास जगाएगी? और भारत अपने इस सबसे शक्तिशाली इंजन को पूरी तरह से कैसे अनलॉक कर सकता है? यही आज हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज का हमारा संपादकीय विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर है। एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की फिर से पुष्टि की है। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक त्योहार का नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा और भारत की असल बुनियाद से जुड़ा हुआ है। और हाँ, ये सोचने वाली बात भी है कि अदालत को बार बार ये बुनियादी बात दोहरानी क्यों पड़ रही है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सी घटना थी जिसने इस केस को जन्म दिया, फिर संवैधानिक चुनौती क्या थी और अदालत का रुख कैसा रहा, और आखिर में हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और हमारे समाज पर इसके असर की पड़ताल करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक त्योहार और एक निमंत्रण से। मौका था मैसूर दशहरा का, जो सिर्फ एक उत्सव नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। देखिए, यहाँ ये समझना सबसे जरूरी है कि मैसूर दशहरा कोई प्राइवेट धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। ये एक राज्य प्रायोजित मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड कल्चरल इवेंट है। इसका मकसद ही यही है कि कर्नाटक के सभी समुदाय मिलकर इस उत्सव की खुशी में शामिल हों। और इसी मेल जोल की भावना को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक सरकार ने क्या किया? उन्होंने मशहूर कन्नड़ लेखिका और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को उत्सव का उद्घाटन करने के लिए न्योता दिया। ये अपने आप में सामाजिक एकता का एक बहुत बड़ा संदेश था। लेकिन एकता के इसी पल पर एक कानूनी चुनौती आ गई। एक याचिका दायर की गई और इस उत्सव के माहौल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। अब इस चुनौती का आधार क्या बनाया गया? आधार बनाया गया संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 को। जैसा कि हम जानते हैं, ये अनुच्छेद हर नागरिक को अपना धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। साथ ही धार्मिक समूहों को अपने मामलों को मैनेज करने का अधिकार भी देते हैं। तो याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दिया कि एक मुस्लिम लेखिका से उत्सव का उद्घाटन करवाना हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। मतलब उन्होंने एक सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को एक धर्म विशेष का निजी मामला बनाकर पेश करने की कोशिश की। और यहीं पर न्यायपालिका की एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और संवैधानिक मूल्यों को बहुत ही साफ साफ और मजबूती से सामने रखा। इस पूरे केस का जो सेंट्रल सवाल था वो बहुत सीधा था। क्या सरकार जो दशहरा उत्सव आयोजित करती है उसे एक निजी धार्मिक कार्यक्रम माना जा सकता है? और अदालत का जवाब भी उतना ही क्लियर और दो टूक था। देखिए, एक तरफ याचिकाकर्ता का दावा था कि ये एक निजी धार्मिक समारोह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सभी समुदायों के लिए एक राजकीय कार्यक्रम है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जबकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव कर ही नहीं सकता, उसे न्यूट्रल रहना ही होगा। तो नतीजा ये हुआ कि जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने इस याचिका को सीधे सीधे खारिज कर दिया। और मजे की बात यह है कि इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट भी सरकार के फैसले को सही ठहरा चुका था। हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि किसी एक धर्म के व्यक्ति का दूसरे धर्म के कार्यक्रम में शामिल होना किसी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। अदालत का रवैया कितना सख्त था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि उन्होंने याचिकाकर्ता से सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या आपने कभी संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी है? जी हां, वही प्रस्तावना जो हमारे संविधान की आत्मा है और जो बिना किसी लाग लपेट के समानता और धर्मनिरपेक्षता की नींव रखती है। तो अब इस केस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे के बड़े सिद्धांत को समझते हैं। ये फैसला सिर्फ इस एक मामले के बारे में नहीं है, ये हमें भारतीय संविधान के एक बेहद बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाता है, और वो है धर्मनिरपेक्षता। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है?
सीधा सा मतलब है कि राज्य सभी धर्मों से एक समान दूरी बनाकर रखेगा, वो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। यह सिद्धांत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस के बाद से इसे संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है, जिसे संसद भी संशोधन करके बदल नहीं सकती। तो इस फैसले ने किन बड़े सिद्धांतों को फिर से मजबूती दी? पहली बात तो ये कि राज्य किसी भी पब्लिक इवेंट में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरी, अपने धर्म को मानने का अधिकार किसी दूसरे को उसमें शामिल होने से रोकने का लाइसेंस नहीं देता। और सबसे जरूरी बात, धर्मनिरपेक्षता भारतीय राष्ट्र की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं कि इस फैसले के हमारे समाज के लिए क्या मायने हैं। ये फैसला एक ऐसे समय में आया है जब भारत में साथ मिलकर रहने की भावना यानी सह अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। अगर हम अपने इतिहास को देखें तो सदियों से त्योहारों और मेलों ने ही तो लोगों को जोड़ा है। इन्हीं ने धर्म और जाति की दीवारों को तोड़कर एक साझा संस्कृति, एक शेयर्ड कल्चर बनाया है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन जिस स्रोत पर यह विश्लेषण आधारित है वो संपादकीय इस तरफ इशारा करता है कि आज कुछ राजनीतिक अवसरवादी इसी साझा विरासत को अपना निशाना बना रहे हैं। वो साथ मिलकर रहने के इस तर्क को उल्टा करके समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। संपादकीय की ये लाइन बहुत ही दमदार है। वो कहते हैं कि जो लोग किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के अपने त्योहार में खुशी खुशी शामिल होने से ही खतरा महसूस करने लगते हैं, उनकी नीयत पर सवाल उठता है। या तो उनकी सोच बहुत संकीर्ण है या फिर वे चालाक हैं और जानबूझकर समाज को बांटना चाहते हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। भारत जैसे विविध प्लूरलिस्टिक समाज में हमारी इस साझा सांस्कृतिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये काम सिर्फ अदालतों का है या इसमें हम सब, हर नागरिक की भी कोई भूमिका है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो हमारा आज का तीसरा संपादकीय भारत के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी PHCs के डॉक्टरों पर है। ये वो लोग हैं जो हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की नींव हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इस नींव की अपनी ज़रूरतें अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी चर्चा का सार है। ये हमें साफ साफ याद दिलाता है कि एक मजबूत हेल्थ सिस्टम की इमारत थके हुए कंधों पर खड़ी नहीं हो सकती। तो चलिए इस संकट की गहराई को समझते हैं और देखते हैं कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं। अच्छा, तो इस विश्लेषण में हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले PHC डॉक्टर्स हमारे हेल्थ सिस्टम की नींव क्यों हैं, ये समझेंगे। फिर देखेंगे कि उन पर काम का बोझ कितना ज्यादा है और उस बोझ का नतीजा यानी बर्नआउट क्या होता है। और आखिर में हम सिस्टम के अंदर से सुधार और एक मजबूत सिस्टम बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर असल में हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। वो सिर्फ मरीज देखने वाले डॉक्टर नहीं हैं, वो प्लानर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं और एक तरह से लीडर भी हैं। अब ज़रा इस आंकड़े को देखिए। औसतन एक PHC करीब 30,000 लोगों की आबादी को देखता है। सोचकर देखिए, एक डॉक्टर और उनकी छोटी सी टीम पर 30,000 लोगों की सेहत की जिम्मेदारी। भारत के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए तो यही डॉक्टर इलाज का इकलौता और सबसे पहला चेहरा है। लेकिन इन डॉक्टरों का काम सिर्फ मरीजों को देखने तक ही खत्म नहीं हो जाता। जरा देखिए, टीकाकरण अभियान चलाना हो, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हो, किसी बीमारी के फैलने पर एक्शन लेना हो, यहाँ तक कि ग्राम सभा की बैठकों में हिस्सा लेना, ये सब कुछ वही संभालते हैं। सच तो ये है कि यही वो कड़ी हैं जो सरकारी हेल्थ प्रोग्राम्स को जमीनी हकीकत से जोड़ती हैं। और यहीं से असली समस्या की जड़ शुरू होती है। इन डॉक्टरों पर एक बहुत बड़ा और अक्सर अनदेखा बोझ है, एक ऐसा बोझ जो उनके पास मौजूद संसाधनों से कहीं ज्यादा है। अब जरा इनके रोज के क्लिनिकल काम पर नजर डालिए। एक बिजी दिन में एक PHC डॉक्टर 100 तक आउट पेशेंट देख लेता है और कुछ खास दिनों में तो लगभग 100 गर्भवती महिलाएं जांच के लिए आती हैं। मतलब हर मरीज को देखना समय के खिलाफ एक रेस जैसा है। और क्लिनिकल काम तो एक बात है, शायद इससे भी बड़ा और अनदेखा बोझ है एडमिनिस्ट्रेटिव काम का। एक आम PHC को 100 से ज्यादा, जी हाँ 100 से ज्यादा अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। मरीजों के रिकॉर्ड से लेकर दवाओं के स्टॉक तक सब कुछ।
और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? कि टेक्नोलॉजी ने इस बोझ को कम करने की जगह और बढ़ा दिया है। मतलब कई डिजिटल सिस्टम तो आ गए, लेकिन कागज वाले रजिस्टर रखने की मजबूरी खत्म नहीं हुई। नतीजा, डॉक्टरों को एक ही जानकारी दो बार भरनी पड़ती है, एक बार कंप्यूटर पर और फिर वही चीज रजिस्टर में। और इसका नतीजा होता है एक सेकंड शिफ्ट। क्लिनिक का टाइम खत्म होने के बाद भी इन डॉक्टरों को घंटों रुककर ये सारी कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। और विडंबना देखिए, जिन लोगों को मरीजों का इलाज करने की ट्रेनिंग मिली थी, वो एक तरह से डेटा एंट्री क्लर्क बनकर रह गए हैं। तो इस जबरदस्त दबाव का एक सीधा नतीजा है बर्नआउट। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक डॉक्टर की पर्सनल नाकामी नहीं है। नहीं, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी बर्नआउट को एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिनन मानता है। मतलब ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि काम की जगह पर लगातार तनाव झेलने से पैदा हुई एक गंभीर समस्या है। और इसका समाधान भी सिस्टम के लेवल पर ही होना चाहिए। अमेरिका के पूर्व सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि बर्नआउट सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से नहीं होता, ये उस निराशा से होता है जब एक डॉक्टर जिस सेवा भाव के साथ इस प्रोफेशन में आता है और जिस सिस्टम में वो खुद को फंसा हुआ पाता है, उसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब जब हमने समस्या को समझ लिया है, तो चलिए समाधानों पर बात करते हैं। और समाधान सिर्फ बाहर से जांच पड़ताल करने से नहीं आएगा, सुधार सिस्टम के अंदर से ही करना होगा। क्योंकि देखिए, असली क्वालिटी का मतलब सिर्फ चेकलिस्ट पर टिक लगाना नहीं होता। असली क्वालिटी का मतलब है ऐसी देखभाल जो इंसानी हो, टिकाऊ हो और डॉक्टरों को अपना काम बेहतर ढंग से करने में मदद करे। तो इसे ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, डॉक्यूमेंटेशन को फालतू के काम की जगह मतलब का बनाया जाए। दूसरा, जो काम क्लिनिकल नहीं है उन्हें सपोर्ट स्टाफ को दिया जाए। तीसरा, जहां भी मुमकिन हो डेटा एंट्री को ऑटोमेट किया जाए। और चौथा और सबसे जरूरी, सिस्टम का रवैया सिर्फ नियम कानून थोपने वाला नहीं, बल्कि डॉक्टरों की मदद करने वाला होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस प्रॉब्लम को सुलझाना सिर्फ डॉक्टरों के भले के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत के नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ गोल्स को हासिल करने के लिए भी बेहद जरूरी है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ना, वही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी UHC का गेटवे है, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा। और ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का भी एक मुख्य टारगेट है। अगर हमारे PHCs मजबूत नहीं होंगे तो सबके लिए स्वास्थ्य और कल्याण का लक्ष्य बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा। तो आखिर में बात घूम फिर कर इसी एक जरूरी मैसेज पर आती है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि डॉक्टर क्या काम करते हैं, हमें ये भी समझना होगा कि वो क्या क्या सहते हैं। उनकी अपनी सेहत, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। असल में वही तो इस पूरे सिस्टम की नींव है। और ये विश्लेषण हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो इस पूरी चुनौती का निचोड़ है। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की देखभाल के लिए बना है, वो अपने ही देखभाल करने वालों की बेहतर देखभाल कैसे कर सकता है? तो आज हम बात करने वाले हैं पारंपरिक चिकित्सा के बारे में। और ये अब कोई अलग थलग विषय नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। इतना बड़ा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी इसे मान्यता दी है। जरा इस बारे में सोचिए, दुनिया के 194 देशों में से 170 देश पारंपरिक चिकित्सा का अभ्यास करते हैं। ये नंबर साफ दिखाता है कि ये ट्रेंड कुछ देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हेल्थ केयर का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। और देखिए, ये सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रथा नहीं है, ये एक बहुत बड़े आर्थिक और कह सकते हैं दार्शनिक बदलाव का भी प्रतीक है। तो चलिए समझते हैं कि इस ग्लोबल शिफ्ट के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। ये नंबर वाकई में हैरान करने वाला है, $583 बिलियन। ये इस ट्रेंड के विशाल आर्थिक पैमाने को दिखाता है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि लोग इसे अपना रहे हैं और इसमें भारी निवेश भी हो रहा है। ये हेल्थ केयर में एक बहुत बड़े बाजार और नीतिगत बदलाव का प्रमाण है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि ये घटना पूरी दुनिया में हो रही है, चाहे वो चीन की पारंपरिक चिकित्सा हो, भारत का आयुष क्षेत्र हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का हर्बल उद्योग। हम साफ साफ देख सकते हैं कि अलग अलग प्रमुख देशों में इसके कितने महत्वपूर्ण बाजार बन चुके हैं।
तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये ट्रेंड स्वास्थ्य को देखने के हमारे नजरिए में एक गहरे बदलाव को दिखाता है। अब हम सिर्फ बीमारी होने पर उसके इलाज के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि हम एक्टिवली हेल्दी बने रहने पर फोकस कर रहे हैं। और यही तो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का मूल सिद्धांत है। चलिए अब खास तौर पर भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो इस पूरे बदलाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ हम आयुष क्षेत्र के शानदार विकास को समझेंगे। भारत के पारंपरिक चिकित्सा उद्योग में 1 दशक से भी कम समय में लगभग 8 गुना का विस्तार हुआ है। ये सिर्फ एक आर्थिक अवसर नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के लिए एक रणनीतिक संपत्ति भी है, जो उसकी सॉफ्ट पावर को और मजबूत करती है। NSSO का ये व्यापक सर्वे बताता है कि भारत भर में आयुष प्रणालियों के बारे में लोगों में कितनी गहरी पैठ और विश्वास है। चाहे शहर हो या गांव, जागरूकता लगभग हर जगह है। तो बात सिर्फ जागरूकता की नहीं है, बल्कि इसके वास्तविक उपयोग की भी है। आधी से ज्यादा आबादी आयुष का उपयोग कर रही है, जो लोगों की स्वीकृति का एक बहुत मजबूत प्रमाण है। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस बदलाव को इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ा रहा है? इसका जवाब है पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस की कसौटी पर कसकर और उसे ग्लोबल डिप्लोमेसी के साथ जोड़कर। भारत की स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वैज्ञानिक सत्यापन। इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जैसे कई बड़े संस्थान स्थापित किए गए हैं। इन सभी का एक ही मकसद है, क्लिनिकल वैलिडेशन और दवाइयों का मानकीकरण, ताकि पारंपरिक ज्ञान को एक ठोस वैज्ञानिक आधार मिल सके। भारत अपनी पारंपरिक चिकित्सा को एक सॉफ्ट पावर की तरह पूरी दुनिया में पेश करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहा है। 25 द्विपक्षीय समझौतों से लेकर 39 देशों में फैले सूचना केंद्रों तक ये वैश्विक पहुंच भारत की कूटनीतिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है। और ये एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत में WHO के इस केंद्र की स्थापना का मकसद है कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से पारंपरिक चिकित्सा की असली क्षमता का पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाए। और हम सिर्फ पारंपरिक तरीकों की ही बात नहीं कर रहे हैं। AI जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हजारों साल पुरानी प्रथाओं के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें और आधुनिक और मान्य बनाया जा सके। ये एक तरह से प्राचीन ज्ञान और भविष्य की टेक्नोलॉजी का संगम है। चलिए अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और आयुर्वेद की जो मूल फिलॉसफी है उसे आज के ग्लोबल मुद्दों से जोड़कर देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो है बैलेंस, यानी संतुलन। संतुलन का ये दर्शन आज की दुनिया की चुनौतियों के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक ढांचा देता है। और ये दर्शन सिर्फ हमारी पर्सनल हेल्थ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों के लिए भी समाधान देता है। ये एक वन हेल्थ अप्रोच है, जहां इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण तीनों का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। और इसी होलिस्टिक अप्रोच के कारण इस साल की जो थीम है, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, वो इतनी सटीक और इतनी महत्वपूर्ण लगती है। ये सीधे सीधे आज की दुनिया की ज़रूरतों को संबोधित करती है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए है। जैसे जैसे ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का संगम और मजबूत हो रहा है, ये वैश्विक स्वास्थ्य के भविष्य को कैसे आकार देगा? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।